बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी दिलचस्प है और इस वीडियो को आप इंशाल्लाह संभाल के रख लेंगे। आइंदा के बाद जब भी आपको कोई कहेगा ना कि इमरान खान ने ये साइफर के अंदर देखिए क्या किया, डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो गायब कर दिए, दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान की साख को नुकसान हुआ, फलाना फलाना फलाना, इमरान खान को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये वीडियो आज संभाल के रख लीजिएगा। आइंदा के बाद जो भी आपको ये ताना दे किसी भी पाकिस्तानी को, तो उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीम ये वीडियो काफ़ी होगी। तो आज मैं तफसीलन इस बात पे कुछ हकायक आपके सामने रखने वाला हूं कि असल में किसने क्या किया जिससे मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इससे कुछ असल हकायक आपके सामने रखने हैं, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुल्क भर के अंदर, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मुल्क भर के अंदर अवाम सड़कों पर आ गई है। मतलब इस तरह से आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि हमें सीने पे गोली मार दो लेकिन इमरान खान का जलसा होगा। ये प्रॉपर वीडियो है, कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। यानी कि लोग ये कह रहे हैं और पुलिस उनके आगे लग के दौड़ रही है। ये भी वीडियो में आया है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और इसके अलावा आईपीपी एक बड़ी बारीक वारदात डाल रही है, उसकी कुछ तफसीलात, और मौलाना फजलुर रहमान साहब कल एक स्टेटमेंट दे के बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये आखिरी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। तो कुल मिलाकर ये 4 खबरें हैं जिनकी सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह एक कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपसे दरखास्त है। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह से आपने देखा ही है, सच के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। एक खास पार्टी बिलखसूस इमरान खान साहब को विलन बना के दिखाया जा रहा है और प्रोपोगेशन है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग सच दिखा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक्स करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो हमारी वीडियोस पहुंच सके। रीच बढ़ती है इससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो सच पहुंच सके। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर जो है ना वो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो, लाइक जरूर करें, और वीडियो कहीं भी देख रहे हैं कमेंट जो है ना वो जरूर करें। जो भी आप समझते हैं वो कमेंट जो है ना, अच्छा है बुरा है, वो कमेंट जरूर करें। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज इस बात का तिया पंचा करते हैं कि इमरान खान ने साइफर में मुल्क को नुकसान पहुंचाया और इस वजह से इमरान खान को जो है ना वो सजा मिलनी चाहिए। लेट्स सेटल दिस फॉर, मतलब हमेशा के लिए ना वो इस बात की कहानी को खत्म करते हैं। साइफर के अंदर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान ने एक डॉक्यूमेंट घुमाया और उस डॉक्यूमेंट को घुमाकर अभी तक ये प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम है कि वो उससे मुल्क दुश्मनों को कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा तक की धमकी दी जा रही है कि इस केस के अंदर तुम्हें सजाए मौत या उम्र कैद की धमकी, मतलब उम्र कैद तक दे देंगे। इमरान खान ने साइफर घुमा दिया, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आइए 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्यों? एक छोटा सा राज था साइफर, उसको आपने घुमा दिया, ये अच्छा नहीं किया, ये मुल्क का बड़ा, इसलिए आपको सजाए मौत होनी चाहिए जी, आपको उम्र कैद होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए मान के इसको साइड पे करते हैं। और आइए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। इसको इधर ही पॉज कर दें जो साइफर वाली कहानी है, और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी को सुनिए। इसको इधर ही पॉज रखना है आपने ये नहीं समझना इन दोनों का कोई लिंक है, लेकिन एक बहुत मजेदार पाकिस्तान के डिफेंस से रिलेटेड आपको स्टोरी सुनाता हूं और फिर इसको यहां से कनेक्ट करेंगे। जरा सुनिए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है, उसका नाम है बाबर। और बाबर हमने उसे वैसे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के नाम पे रखा हुआ है, लेकिन उसका जो टेक्निकल नेम जिसे कहते हैं वो है हतफ 7। ये हतफ 7 पाकिस्तान की दिफा के अंदर एक ऐसा जबरदस्त मिसाइल है, एक ऐसा जबरदस्त मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की डिफेंस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। मतलब बदल के रख दिया था। ये इतना बड़ा पाकिस्तान ने इजाद की थी हतफ 7। पूछें कैसे, बताता हूं कैसे। एक चीज होती है नाज़रीन किराम डिफेंस में, उसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक, ठीक है, कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक से मुराद ये होता है कि मिसाल खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे एटमी जंग छिड़ जाती है, तो अगर पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे वो पहले स्ट्राइक करके कर देते हैं स्ट्राइक, तो पाकिस्तान की तो अल्लाह ना करे कहानी खत्म हो जाएगी ना। मतलब हमारे पास तो, यानी कि वो हमारे असासों के ऊपर ये कर दें तो हम सेकंड स्ट्राइक कहां से करेंगे? हमारे पास कोई इसका जोड़ या मतलब कोई ऐसी इसका तोड़ नहीं था। इंडिया ने खैर एक तोड़ बना के रखा हुआ था। उन्होंने
पाकिस्तान के कुछ मिसाइल से बड़े दूर अंडमान और निकोबार के जजीरों के अंदर अपनी कुछ बेसिस बनाई हुई थी कि अगर इंडिया के ऊपर इस तरह से हो तो हम सेकंड स्ट्राइक वहां से पाकिस्तान के ऊपर कर सकें। पाकिस्तान के पास जो है ना वो कोई इसका तोड़ नहीं था। तो ये जो बाबर जब आया तो इसने दो फायदे किए। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान को एक सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी दे दी पाकिस्तान को। वो किस तरह से कि इस बाबर मिसाइल को आप अगर पानी के अंदर आप दोस्त से लॉन्च करना चाहें तो आप लॉन्च कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पे कुछ ऐसा हो जाए तो ये आप दोस्त से लॉन्च होता है और ये जाके जनाब दुश्मन के ऊपर गिर जाता है किसी भी मुल्क के अंदर, जिस भी तरह से आपको इसको जो है ना वो डिजाइन किया जाए। तो ये पाकिस्तान के दिफा में इतनी बड़ी चीज थी। इसका दूसरा एक और बड़ा फायदा था बाबर का फायदा ये था कि जनाब ये जो है ना वो S-400 को डॉज कर सकता है। इंडिया के पास जो S-400 है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल फेल कर देता है, लेकिन डॉज कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा ही जो है ना वो लो ट्रेजेक्ट्री पे फ्लाई करता है। मतलब जो S-400 की कैपेबिलिटी है, किसी भी डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है, एक खास ऊंचाई पे आते हुए ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो पकड़ता है। S-400 स्पेशली डिजाइन नहीं किया गया क्रूज मिसाइल्स के लिए। तो बाबर को वो उस तरह से मतलब डॉज करने की बाबर के अंदर सलाहियत है। तो इंडिया का डिफेंस कितना भी नाकाबिले तस्खीर समझा जाए, वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है आफ्टर इवन S-400, क्योंकि पाकिस्तान के पास अबाबील जैसे और इस तरह के बाबर जैसे मिसाइल है। यानी कि मैं इसको डिफेंस की वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको इसकी अहमियत समझा रहा हूं। ये इतना बड़ा पाकिस्तान के पास असासा है। अब जब ये बाबर बना तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके लिए ये इतनी बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज थी कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और मैं ऑन रिकॉर्ड, इधर उधर से नहीं मारा, मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें पढ़ रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड नाज़रीन चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो वो परेशान हो गए कि पाकिस्तान ने इतना अहम और एक जो स्ट्रेटेजिकली हर चीज को तब्दील करते इतना जबरदस्त हथियार कैसे बना लिए। इंटेलिजेंस इदारे परेशान हुए और उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्होंने इल्जाम लगाया चाइना के ऊपर भी कि आपने DH-10 के डिजाइन पाकिस्तान ने कॉपी किए और पाकिस्तान ने एक इसी से मिलता जुलता एक मिसाइल है जो अमेरिका के पास है, उसका नाम है टोमाहॉक। तो आपने टोमाहॉक को कॉपी किया है अपने पाकिस्तान में बाबर बनाने के लिए। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया, चाइना ने भी जवाब दिया, और 2012 में जनरल मिर्जा असलम बेग साहब ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की ये बना है, NDC ने, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने बनाया है और हमारा ये एसेट है, तो हमने किसी का जो है ना वो डिजाइन चोरी नहीं किया है। अब इस बात को यहीं पे रोक के दोबारा मैं अब आपको पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ ले जाता हूं। 2020 के अंदर, आपको पता है 2018 के बाद नवाज शरीफ की लड़ाई हो गई थी। 2020 के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर नवाज शरीफ साहब देते हैं और वो ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताते हैं कि ये जो बाबर मिसाइल है हमारा जो हमने बनाया था, ये एक्चुअली हमने टोमाहॉक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था। वो एक मिसाइल हमारे आ गिरा था जो कि चला नहीं था, तो हम उसको ले आए और उसकी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने इस मिसाइल को बना लिया। नाज़रीन किराम, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी कि आप समझिए कि हमारे पूरे दिफाई निज़ाम को, पूरे के पूरे दिफाई निज़ाम को इसने अंडरमाइन कर दिया था। यानी कि बाबर जैसे मिसाइल जो कि हमारा एक एसेट है, उसको इसने कंट्रोवर्शियल बना दिया मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट ने। और अमेरिकन खुफिया एजेंसियों के जो इल्जामात थे उनको दुरुस्त साबित करते हुए मान लिया कि जी पाकिस्तान ने ऐसा किया है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर तो थी कि अगर हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की है, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम किसने किया है, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन अगर बिलफर्ज मान भी लीजिए तो की है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ये एक कौमी राज था नवाज शरीफ साहब के पास। इन्होंने एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी राज को बाहर निकाला, पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए, पाकिस्तान के डिफेंस को नुकसान पहुंचाया और दुश्मन मुल्क ने इसका फायदा उठाया। नाज़रीन इकराम, यहां जो है वो बिल्कुल कोई एक्ट नहीं लगता, यहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता है। अब मैं आपको ये जो पूरी कहानी मैंने सुनाई उसका नतीजा मैं आपके सामने मतलब रख के एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि क्या उधर नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर बाबर मिसाइल के बारे में बताना
जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, या इमरान खान का एक पेपर, और वो भी असल साइफर नहीं, उसकी कॉपी घुमा देना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी है। मैं ये कहता हूं, आप जो इमरान खान के साथ करना चाहते हैं कर दीजिए, मिसाल है कौम देख रही है, आप उसको जो है ना वो सख्त तरीन सजाए मौत की सजा सुनाना चाहते हैं, चले दिल पर हाथ रख के जो है ना वो हम कहते हैं आप ये भी काम कर लीजिए। लेकिन एक तरफ आप जिसने असल कौमी राजों को दुनिया के सामने अफशा किया, झूठे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए, पाकिस्तान के डिफेंस को नुकसान पहुंचाया, एक ऐसे शख्स को आप प्रोटोकॉल के अंदर लेकर आते हैं, और एक ऐसे शख्स को जो कि मुल्क के लिए खड़ा हुआ, जो कि कौम के लिए खड़ा हुआ, जो कि दिफा के लिए खड़ा हुआ, हम उसको आज जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर एक खुफिया किस्म के ट्रायल के अंदर आज बड़ी से बड़ी सजा सुनाना जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताइए कि ये कैसा इंसाफ है अवाम हमारे मुल्क में। मैं इमरान खान के साथ कुछ हमदर्दी करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ठीक है, अगर तराजू ऐसा है ना तो फिर मुझे बताइए, मैं ये सवाल करता हूं कि नवाज शरीफ साहब को आज लाडला बना के क्यों मुल्क के अंदर जो है वो लेके आया क्या है। तो ये होते हैं कौमी राज जो है ना वो बाहर निकालना। अब इसी तरह की एक और मिसाल लीजिए, मैंने आपको बताया कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त डाढे परेशान हुए हुए हैं, बड़े सख्त परेशान हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। उनने पब्लिक के अंदर खड़े होकर नाज़रीन किराम एक जो है ना वो दावा किया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और चाइना नहीं चाहते कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आए, और उन्होंने कहा है कि अगर वो आए, इमरान खान आया, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए, अगर ये भी सच है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ये भी सच है, चले मान लीजिए कि ये भी सच है, एक मिनट के लिए मान लीजिए ये भी सच है, तो मुझे बताइए क्या इस कौमी राज को अफशा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान पे कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा? हालांकि ये झूठा इल्जाम है, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है ना, ये उससे भी बड़ा मुल्क को नुकसान है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए ऐसा है, तो क्या ये इसके ऊपर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता है? इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, इसके ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं होगा। तो लिहाजा नाज़रीन किराम सारे खामोश हैं। एक बारीक वारदात जो है ना वो डाली जा रही है, उसकी भी खबर सुन लीजिए। वो बारीक वारदात जो है ना वो क्या डालने की जो है ना वो कोशिश हो रही है। नाज़रीन किराम, आईपीपी के लोग ये कहानियां सुनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, आईपीपी के लोग ये बात बताते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जो पीटीआई को वोट पड़ना है, पीटीआई चूंकि नहीं होगी तो सेकेंडरी हमें वोट पड़ेगा। मतलब लोगों का ज़हन बना रहे हैं कि चूंकि हम इन पीटीआई के ख़ानदान के लोग हैं, हम मतलब पीटीआई का वोट बैंक जो है ना वो टूट के नून लीग की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आईपीपी की तरफ आएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ या परवेज़ खट्टर की पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो है ना ये पूरा माहौल बनाने हुए लगे हुए थे। उस बारे में खबर सुन लीजिए। ये रिपब्लिक पॉलिसी वालों ने एक सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में उन्होंने पूछा है, उन्होंने मतलब ये जानने की कोशिश की है कि आप ये बताइए, अगर तहरीक इंसाफ को वोट नहीं जाता तो आपके लिए सेकेंडरी जो है ना वो जमात कौन सी है जिसे आप जो है ना वो वोट देना चाहेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना वो 91% लोगों ने कहा है कि जनाब हम कोई किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं। अब वीडियो लंबी हो गई है, और मेरे सामने ये वीडियोस जो मैंने असल वीडियोस आपको दिखानी थी, जो 3 वीडियोस मेरे सामने पड़ी हुई हैं, जैसे तहसील हसन खेल में लोग जो है ना वो बाहर निकल आए हैं, मिलीनियम माल कराची के अंदर लोग बाहर निकल आए हैं, वीडियोज़ मेरे पास मौजूद है केपीके के अंदर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सीने पर गोली मारो तो फिर इमरान खान का जो है ना अगर जलसा रोकना है तो पर यहाँ से सीने पे गोली मारो, और पुलिस जो है ना वो भागते हुए नजर आ रही है। ये नाज़रीन किराम मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वीडियो ये जो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ ये ज़रा लंबी हो गई है, तो मैं जो अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा उसके अंदर मैं इन सारी वीडियोज़ को रख दूँगा। ये वादा रहा आपसे, ताकि आपके सामने जो है ना वो कुछ चीज़ें हक़ाइक़ बनकर सामने आ जाएँ। तो ये वीडियो मैं अगली वीडियो में रख देता हूँ। मेरे ख्याल से ये डिफेंस वाली स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इसका टाइम खत्म हो गया, तो अगली वीडियो के अंदर ये बाकी सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।